इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 5 लोकतांत्रिक अधिकार भाग 4, जिसमें हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में हमारे लिए क्या अधिकार वहां पर हैं। तो चलिए 6 प्रकार के अधिकारों के बारे में बताते हैं कि 6 प्रकार के कौन से मौलिक अधिकार होते हैं। विश्व के अधिकांश दूसरे लोकतंत्रों की तरह भारत में भी यह अधिकार संविधान में दर्ज है। हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरती अधिकार, जो जरूरी अधिकार है, जरूरी अधिकार को विशेष दर्जा दिया गया है। उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। अध्याय 3 में हमने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है। इसके प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन, परिचय पढ़ा है, जिसमें बताया जाता है कि यह किस किस काम के लिए संविधान को बनाया गया है। यह सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात करता है। मौलिक अधिकार इन वादों को व्यवहारिक रूप देता है। अब देखो, हमारा संविधान हर किसी को समान स्तर देने का काम करती है, हर किसी को आजादी देती है और अच्छा न्याय व्यवस्था दिलाने का काम करती है। मौलिक अधिकार ही हमारे व्यवहारिक रूप देते हैं। हमारे वादे को मौलिक अधिकार के वजह से ही व्यवहारिक रूप दिया जाता है। अगर मौलिक अधिकार खत्म कर दिया जाए तो हमारे बहुत से अधिकार खत्म हो जाएंगे। खाना पीना, रहना, सोना, जागना, सब अधिकार खत्म हो जाएगा। ये अधिकार भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की एक बहुत जरूरी बुनियादी विशेषता, मतलब बुनियादी कारण, बुनियादी कानून, बुनियादी अनुच्छेद, बुनियादी धारा है, जिसके वजह से हमको मतलब खाने का, पीने का, नहाने का, रहने का, पानी का, आसमान का, हवा का, ये सब का अधिकार हमको मिलता है। मूलभूत अधिकार में 6 प्रकार के होते हैं। जैसे आप नीचे देखोगे आपको डिटेल्स इसका मिलेगा, मैं बताता हूँ ना। अब जानते हैं कि हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। कौन सा? क्या आप इन्हें बता सकते हैं? क्वेश्चन है, क्या आम नागरिक के लिए इन अधिकारों का ठीक ठीक क्या मतलब होता है? यह भी सवाल, इसका जवाब मैं जरूर नीचे दूंगा। आइए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले है समानता का अधिकार, हर किसी के बीच में बराबरी का अधिकार। हमारा संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने सामान्य या कानून के संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है। हमारी सरकार चाहे हमारा संविधान कहता है कि आप भारत सरकार कोई भी हो, वह कानून के विपरीत नहीं चल सकता है और किसी के मूलभूत अधिकारों को बिना सम्मान दिए वो अपना कार्यभार संभाल ही नहीं सकता है। अगर किसी के मूलभूत अधिकारों का हनन करता है तो अदालत उसे तुरंत बोलेगी, भैया मूलभूत अधिकार का हनन मत करो, इस कानून को बंद करो, नहीं तो यह राष्ट्रपति के पास जाएगा। और जहां पर बहुमत होती है वहां पर ही सारे प्रकार के कानून पास हो जाते हैं। जैसे में अभी एक कृषि कानून पास हुआ था 2019 में, तो पाकिस्तान वाले नहीं, पंजाब वाले, हरियाणा वाले दिल्ली बॉर्डर पर अपना डेरा ही जमा लिए थे और 1 साल तक विरोध चला था। तब सरकार ने अपने फैसले को वापस ले लिया। तो ये देखो, चित्र देखो पहले। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार, मतलब हर किसी को अच्छा स्वास्थ्य देना। दूसरा, समानता का अधिकार, हर किसी को बराबरी का अधिकार देना। स्वतंत्रता का अधिकार, हर किसी को संविधान के तौर पर आजादी देना, हर काम करने के लिए आजादी देना। चौथा है शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, मतलब आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अपने संस्कृति के अनुसार आप कोई भी कपड़ा पहन सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार हो गया। अब एक धार्मिक स्वतंत्रता, 5वां हो गया धर्म को मानना। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, यह संविधान आपको आजादी देता है। 6ठा हो गया शोषण के खिलाफ अधिकार। शोषण के खिलाफ अधिकार मतलब आपको अगर कोई आपके मूलभूत अधिकारों का शोषण करता है, चाहे आपके साथ कोई कुछ गलत करता है, तो आप उसके लिए अदालत में जाकर अपील दायर कर सकते हैं, केस दर्ज करवा सकते हैं, जिससे आपको इंसाफ मिलेगा।
तो ये हमारे मूलभूत 6 अधिकार है, मौलिक अधिकार, जिसके बारे में आप सभी को जानना चाहिए। अगर संविधान वाले प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको हर प्रकार की जानकारी अलग अलग तरीके से मिलेगा। मतलब यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो, सब पर कानून एक जैसा होता है, एक जैसा लागू होता है। इससे कानून का राज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कानून का राज कहते हैं। ठीक है। कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद है, किसी भी लोकतंत्र का जड़ है, जिसको बोलते हैं कानून का राज। अगर ये सब कानून ना हो, संविधान ना हो, तो कोई भी लोकतांत्रिक सरकार वहां पर टिक नहीं सकती है। कि नीचे का नींव बढ़िया नहीं होता है तो बिल्डिंग नहीं टिकती है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। अधिकार की बात कर दे तो सरकारी कर्मचारी, नेता या चाहे आम लोग, सब एक बराबर के हैं, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे। प्रधानमंत्री हो या दूर दराज के गांव का कोई खेतिहर मजदूर, सब पर एक ही कानून लागू होता है, चाहे कोई भी हो। कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर विशेष अधिकार या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति हो गया, वो अपने पद के अनुसार चाहे जन्म के अनुसार उसको विशेष अधिकार नहीं मिलता है। मतलब जिस पद का अधिकार जितना होता है उसका मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। कोई भी पद पर रहोगे तो सरकारी सुविधा मिलती है, ये आपका अधिकार है भैया। इस अधिकार के लिए लोग पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं और रहते हैं, तो ये वो अधिकार उनको मिलता है क्योंकि संविधान में, कानून में लिखा गया है। ठीक है। जन्मजात जो अमीर घराने का होता है, वो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर ही पैदा होता है। मतलब वो अरबपति खरबपति घर में पैदा लेता है, तो उसको जन्म से यह अधिकार है कि अपना जिंदगी एकदम राजा जैसा बिता सकता है। आम बच्चा जैसा तो बिल्कुल नहीं होता है। जो राजा परिवार के बच्चे होते हैं उनका अधिकार भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कानून के सामने उनका भी अधिकार एक आम जनता के बराबर ही होता है। अगर एक आम जनता मर्डर करता है तो उसको 10 साल की सजा मिलती है, चाहे 20 साल की नहीं तो उम्र कैद मिलेगी। ठीक है। एक नेता भी अगर, मतलब कोई भी बड़ा अभिनेता हो गया चाहे नेता हो गया, वो भी मर्डर करता है तो उसको, देखो उसके पास पैसा है, तो पैसा है तो उसको भी सजा मिलेगा। अभी अमिताभ बच्चन नहीं, सलमान खान वो किसी के याद में क्या थे क्या नहीं थे, फुटपाथ पर सोए आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिए, जिसकी वजह से उनको 20 साल की सजा हुई। कितना? 20 साल की सजा हुई थी। और 20 साल पहले जब वो मतलब बहुत अच्छे एक्टर थे, हीरो थे, तो पुलिस को तो कुछ बूझते ही नहीं थे। पुलिस सामने बैठल है, टेबल पे पैर रख के ये बैठते थे, इतना इनका घमंड हो गया था। आज से 20 साल पहले, 30-25 साल पहले मान लो। लेकिन उन्होंने पैसा दिया, लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया, इसलिए उनके सजा को कम कर दिया गया। जेल में रहते हुए भी जेल के कैदियों के लिए अच्छा व्यवहार और जेल के कैदियों के लिए अच्छा रहन सहन का जरूरत जितना भी होता है, रहने खाने पीने का इंतजाम किया। बहुत सारे कैदी अगर जेल में मतलब ऐसे ही पड़े हुए थे, क्योंकि उनके पास पैसा देकर छूटना, जुर्माना देना पड़ता है ना, तो जुर्माना देने का पैसा नहीं होता था, तो 33 करोड़ रुपया उन्होंने दिया था आजाद कराने के लिए। सैकड़ों सिपाही, मतलब बहुत ज्यादा कैदी जो थे, सैकड़ों कैदी, वो जुर्माने की वजह से बाहर नहीं आ पाते थे। लेकिन सलमान खान को पता चला तो वो 33 करोड़ रुपया देकर उन सबको आजाद करवा दिए। तो यही सब व्यवहार देखकर सरकार बोली कि नहीं भैया, ये आदमी ठीक है, भले मर्डर किया है अलग बात है, उन सबके परिवार को अच्छा रहन सहन दे दिया, अच्छा व्यवस्था दे दिया, इसलिए इसकी सजा को कम कर दिया जाए। तो उनकी सजा को कम कर दिया गया। जो उम्र कैद था उनको 20 साल कर दिया गया और करोड़ों रुपया का जुर्माना उन पर लगा दिया गया, जो उन्होंने दे दिए। और देने के बाद अब छूट गए हैं, आजाद हैं और एकदम खुले मिजाज से घूम रहे हैं। जैसे कुछ साल पहले देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री पर भी धोखाधड़ी का मुकदमा चला था। वो पहले प्रधानमंत्री थे जो अदालत में गए थे
धोखाधड़ी के मामले में। धोखाधड़ी ये था कि बाहर के मीडिया वाले, एक अखबार था जिसने छाप दिया था कि ये प्रधानमंत्री भी अमेरिकी मतलब एजेंट से मिले हुए हैं, बगावत कर रहे हैं हिंदुस्तान से। इस बारे पर इनके लिए एक मुकदमा दायर हुआ, जिसके कारण इनको अदालत में जाना पड़ा। और ये अदालत आपको अमेरिका आना था, लेकिन अमेरिका जाते तो गड़बड़ हो जाता, इसलिए वो अपना सारा काम हिंदुस्तान में रहते हुए ही करवाए। सारे मामले पर गौर करने के बाद अदालत ने उनको निर्दोष घोषित कर दिया, आजाद कर दिया। लेकिन जब तक मामला चलता उन्हें किसी अन्य आदमी के तरह ही अदालत में जाना पड़ता था। जब तक केस चला उनको वहां पर जाना पड़ता था एक आम आदमी के जैसे। हाँ भाई, प्रधानमंत्री हैं, जेट सुरक्षा के बीच में ही जाएंगे, ऐसा बात नहीं है कि वो अलग दिशा में जा सकते हैं, जेट सुरक्षा में ही जाएंगे। हाँ, बात है कि उनको जाना है, अपने पक्ष में सबूत देने पड़े, कागजात दाखिल करने पड़े, मतलब उनको दिखाना पड़ा वहां पे कोर्ट में कि हाँ भैया ये हमारा सबूत है कि हम इसमें नहीं है, ये हमारे कागजात हैं कि हम निर्दोष हैं। ऐसे कानूनों को पास करना ही पड़ता है, ऐसे दलील दिखाने पड़ते हैं, तभी आपको निर्दोष घोषित किया जा सकता है। इस बुनियादी स्थिति को संविधान ने समानता के अधिकार के कुछ निहितार्थों से स्पष्ट करके और साफ किया है। और यही बुनियादी स्थिति है जो संविधान का, जो हर किसी को सामान्य अधिकार के रूप में प्रस्तुत करती है और दिखा देती है करके कि हाँ भैया, कानून सबके लिए एक जैसा है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे आम लोग, सब कानून के नजर में बराबर हैं। सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती, चाहे वो किसी धर्म का हो, जाति का हो, समुदाय का हो, लिंग का हो। लिंग मतलब पुरुष और मादा, पुरुष और स्त्री, इनमें कोई भेदभाव नहीं होता है। उनको भी असमानता का अधिकार मिल गया है। जन्म से किसी का अधिकार नहीं होता है कि हाँ भैया ये अरबों खरबों के मालिक हैं, ये अरबों खरबों के मालिक नहीं है। भाई जिसके पास है उसके पास है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, काम खत्म। हमारे बाप दादा अरबपति खरबपति नहीं है तो नहीं है। लेकिन हाँ, अरबपति पैसे से नहीं है लेकिन दिल से अरबपति है यार। हमारे परदादा स्कूल बनाने के लिए 5 कट्ठा जमीन उन्होंने दान किया था सरकार को, किस लिए? स्कूल बनाने के लिए, पुरानके लगी से। आज उस जमीन की कीमत करीबन है तो करीबन नहीं भी कीमत होगा उस जमीन का, तो करीबन 50 लाख के करीब उस जमीन का कीमत है। लेकिन उस समय फ्री में दे दिया गया था बच्चों के हित के लिए कि हमारे गांव के बच्चे पढ़ेंगे, इसलिए जमीन को दे दिया गया था। मैं ये बोलकर ये जता नहीं रहा हूं कि हाँ भाई हमारे गांव के घर के लोग दिए थे, हमारे परदादा दिए थे। हम बोल रहे हैं कि किसी अच्छे काम के लिए, जनहित के भलाई के लिए अगर कुछ करना हो तो करने में कभी भी झिझक मत करना। जनहित के लिए कुछ करना है, सरकार के लिए नहीं बोल रहा हूं, लोगों के लिए कुछ करना है तो बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, लेकिन सोच समझकर फैसला जल्दी करना चाहिए। दुकान, होटल और सिनेमा घर जैसे सार्वजनिक स्थल में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता है। पहले था, अंग्रेज जब जाएंगे तो उस समय हिंदुस्तानी लोग नहीं जा सकते, जाएंगे तब मारने लगेंगे। होटल में एक तरफ अमीर लोग बैठते थे तो एक तरफ गरीब लोग बैठते हैं। आज भी कुछ लोग हैं जो दिमाग से लीचर हो गए हैं, दिमाग से गंवार है, दिमाग से फकीर है, दिमाग से बैल है, दिमाग से बुद्धि खत्म है उस सबका। वो लोग आज भी मानते हैं कि जहां पर हम बैठे वहां पर भिखार, फकीर, गंवार नहीं बैठना चाहिए। होटल में बैठते हैं तो वहां पर गंवार नहीं आना चाहिए। सिनेमा घर में बैठे हैं तो वैसे लोग नहीं आने चाहिए जो पान गुटखा उटका खाते हैं। ऐसे बात सही है कि कोई भी सिनेमा घर में आपको पान गुटखा खाकर जाने का अलाउ नहीं है अभी के समय में। वहां पर आप पॉपकॉर्न लेकर जा सकते हैं, चिप्स कुरकुरा लेकर जा सकते हैं, बेसी से बेसी बिस्किट लेकर जा सकते हैं, लेकिन वहां पर आप किसी भी अवैध चीज को लेकर नहीं जा सकते जिसका मनाही है। चाकू, छुरा, बंदूक, भाला, बंदूक लेकर जा सकते हैं अगर आपके पास लाइसेंस है तो, लेकिन छुरा भाला ये लेकर नहीं जा सकते हैं। किसी के प्रवेश को रोक टोक नहीं है, किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई भी जा सकता है। इसी प्रकार सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क,
खेल के मैदान और सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। आज कोई भी कहीं भी जा सकता है, किसी भी कुएं से पानी भर सकता है। ऐसे कुआं तो बंद हो गया है अब। किसी भी तालाब में नहा सकता है, किसी भी तालाब में जा सकता है, किसी भी तालाब के पास जा सकता है, किसी भी स्नान घाट पर नहा सकता है, कोई भी सड़क पर चल सकता है, खेल के मैदान में जा सकता है, किसी भी सार्वजनिक भवन में जाकर कोई भी रह सकता है। कहीं भी किसी का रोक रोकाव नहीं है। हाँ, लेकिन प्राइवेट चीज में नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं जाना है। आज भी किसी के प्राइवेट जगहों पर आपको जाने का अलाउ नहीं है। मतलब समझ लो कि मेरा घर है, वो सार्वजनिक घर थोड़े है कि कोई भी आ जाएगा बैठ जाएगा। हम जिसको बुलाएंगे वही आ सकता है। ये चीज है, ऊपर से बहुत सरल लगती है, पर जाति व्यवस्था वाले हमारे समाज में कुछ समुदायों के लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोका जाता है। आज भी वैसा जगह है जहां पर सार्वजनिक जगहों पर हर कोई नहीं जा सकता। सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल हर कोई नहीं सकता, हर कोई उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे गांव अभी भी हैं जो कट्टरपन से मतलब जूझ रहे हैं। कट्टरता वहां पर बहुत ज्यादा है। मैं वैसे गांव का नाम तो बता नहीं सकता क्योंकि हमको पता नहीं है, लेकिन आज भी गांव में ऐसे जगह हैं जहां पर कुछ मतलब छोटे जाति के लोग वहां पर नहीं जा सकते हैं। सरकारी नौकरी पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। सरकार में किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए, अब देखो फिर से बता देता हूं, सरकारी नौकरी में भी यही सिद्धांत लागू होता है कि हर किसी को सामान्य रूप से नौकरी मिलेगा। सरकार के किसी पद पर या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। मतलब हर जगह पर एक जैसा व्यवहार होता है कि चाहे कोई भी जात का हो, कितना भी छोटा चाहे बड़ा जात का हो, सब कोई मिलजुल कर रहेंगे। उपरोक्त आधारों पर किसी भी नागरिक को रोजगार के अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता है। किसी के आधार पर कोई भी कारण हो जाए, किसी भी नागरिक को यह नहीं बोल सकता कि आप इस रोजगार के अयोग्य हैं, मतलब आप इस रोजगार के लायक नहीं हैं। और ऐसा उनको करार देकर ठप्पा भी नहीं दिया जा सकता है, ना ही उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारत सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े जाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की है। जानते हो, पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए था, लेकिन बाद में 27% पिछड़े वर्गों के लिए कर दिया गया, पहले नहीं था। उनके सरकारें विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियों में स्त्री, गरीब या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिकता देती है। आज भी लड़कियां बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर जा रही हैं। डीएम, एसपी, हवलदार, इंस्पेक्टर से लेकर हर चीज बन सकती हैं। और प्लेन चला रही है, हवाई जहाज उड़ा रही है, फाइटर प्लेन चला रही है, फाइटर प्लेन को उड़ा रही हैं। गरीब लोग भी बन सकते हैं, और शरीर से जो विकलांग है वह भी लोग बन सकते हैं। आज बहुत सारा एग्जाम्पल है जो शरीर से विकलांग लोग बिजनेसमैन है। डीएम भी 2-3 विकलांग लोग हैं जो डीएम है। आज भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विकलांग मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। आप गूगल पे सर्च करोगे, यूट्यूब पर सर्च करोगे तो विकलांग एसपी कलेक्टर के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। एसपी नहीं मिलेगा लेकिन डीएम जरूर मिल जाएगा। आप सोच सकते हैं कि आरक्षण की इस तरह की व्यवस्था, जो आरक्षण का यह व्यवस्था है, समानता के अधिकार के खिलाफ है, पर असल में ऐसा नहीं है। समानता का मतलब है हर किसी से उसकी जरूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना। मतलब हर किसी के जरूरत के हिसाब से उसके साथ व्यवहार करना। देखो, सबसे ज्यादा नौकरी किसकी थी? बड़े समुदाय की थी। लेकिन नौकरी किसका कम था? छोटे समुदाय वाले लोगों को। तो इनको प्रोत्साहित दिया गया कि दोनों का बैलेंस बराबर हो जाए, दोनों एक दूसरे के सामने बराबर हो जाए। जितना वो अपर कास्ट वाले का संख्या हो उतना लोअर कास्ट वाले का भी संख्या होना चाहिए। किस चीज में? नौकरी में हो जाए, सत्ता में हो जाए, चाहे लड़कियों में भी हो जाए। लड़की में होता है कि जहां पर पुरुष इतने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं देश की सेवा में, देश की नौकरी में, उतना औरतें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे देश को आगे बढ़ाने के लिए। मर्द को वोट दिया जा सकता है, एक पुरुष को रिश्वत दिया जा सकता है, लेकिन जल्दी औरतों को कोई रिश्वत दे नहीं सकता है।
क्योंकि वो रिश्वत लेती नहीं है सब जल्दी, और आप साइड में बुलाओगे तो वो जाएगी नहीं जल्दी। लेकिन आजकल जमाना बदल रहा है, आप सब जानते हो, हमें बताने की जरूरत नहीं है। समानता का मतलब हर किसी से उसकी जरूरत के ख्याल करते हुए समान व्यवहार करना है। समानता का मतलब है हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का सामान्य अवसर उपलब्ध कराना। जिसका जितना काम कर सकता है, जो जिस लायक है उस काम को उसको देना, यही संविधान का नैतिक अधिकार है कि आप हर किसी को समानता का अधिकार दें। कई बार अवसर की समानता सुनिश्चित करने भर के लिए ही कुछ लोगों को विशेष अवसर देना जरूरी है। कुछ लोगों को विशेष अधिकार दिए जाते हैं कि लोगों के सुनिश्चित अधिकार जो होते हैं उसको ठीक तरीके से पूरा कर दे। आरक्षण यही करता है कि हर किसी को समानता से सुनिश्चित कराता है कि भैया आपका इतना लोग हैं तो हमारे भी इतना लोग हो जाएंगे, तो बराबर की एकदम हो जाए, सब चीज बराबर का यहाँ पर समुदाय हो जाए, बराबर का समाज हो जाए। आज जितना पढ़े लिखे ऊंचे जाति के हैं उतने भी नीचे जाति के भी लोग पढ़े लिखे हैं। और नीचे जाति क्या, जिन लोगों को दबा कर रखा गया, जो लोग आदिवासी है, जंगलवासी है, वही लोग हैं छोटे जाति के। जैसे में गोरे लोग अपने आप को अपर कास्ट मानते थे और काले लोगों को लोअर कास्ट मानते थे। अफ्रीका की कहानी, यूरोप की कहानी, यूलास्बिया की कहानी, जर्मनी की कहानी आप सब जानते हो, अमेरिका की कहानी, भारत की कहानी भी जानते हो, जिसमें छोटे समुदाय के लोगों को, जो जंगली समुदाय के लोग होते थे, उनको किस तरह प्रताड़ित किया जाता था, उनको किस तरह चोट पहुंचाया जाता था। तो आरक्षण यही काम करता है कि हर किसी को समान अवसर दे, हर किसी को अच्छे विशेषता का अवसर दे, लोगों को एक ठीक तरीके के व्यवस्था दे। आरक्षण का काम यही है। इसी बात को साफ करने के लिए संविधान स्पष्ट, यही बात जो है जिसको साफ करने के लिए संविधान स्पष्ट ही प्रबल रूप छुआछूत का जिक्र करता है। छुआछूत का जिक्र तो भैया ये एकदम पूरा क्या बोलूं, छुआछूत बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में अभी बता ही देते हैं। और सरकार को निर्देश देता है कि वह इसे समाप्त करे। किसी भी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया जाता है, गलत बताया जाता है छुआछूत व्यवस्था को। यहाँ छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों के लोगों के शरीर को छूने से बचना भर नहीं है। केवल लोगों से छुआछूत हो जाए, लोगों एक दूसरे को छू दें, यही छुआछूत नहीं होता है। यह उन सारी सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को भी गलत करार देता है। मतलब समाज में मान्यता है, आचरण है कुछ गलत, जिसको उसको भी गलत करार देता है छुआछूत का व्यवस्था। जिसमें किसी खास जाति में जन्म लेने भर से लोगों को नीची नजर से देखा जाता है। जैसे बताया ना, छोटे जाति में जो जन्म लेता है उसको नीची जाति का मानते हैं, खास जाति बोलते हैं। नीची जाति बोला ही नहीं जाता है उसको, खास जाति। खास जाति में आ जाएंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग। ऐसे जाति लोग को नीच नजर से देखा जाता था या उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता था। इसलिए संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया। अगर छुआछूत केस में आज भी कोई पकड़ा जाता है तो उसको 5 साल का सजा और 25,000 जुर्माना से उनको दंडित किया जाता है। और छुआछूत तो ऐसा था कि जब राजपूत गांव में आते थे, राजपूत, भुंजार, पंडित, पठान, तो जो कम खास जाति, मतलब जो दलित हुआ करते थे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग, इनको खड़ा होना पड़ता था। भले बच्चा ही क्यों ना जाए, सब किसी को खड़ा होकर सलाम ठोकना पड़ता था। अरे बबुआ, बाबू साहब आ गए हैं। तो बाबू साहब के चलते उनको एक अलग तरीके से ही देखा जाता था। स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, जिसको हम भाग 5 में देखेंगे। ठीक है, ये दिखा देते हैं आपको। ये चित्र के बारे में मैं अगले भाग में बताता हूँ। इसके बारे में आप जानोगे तो कुछ तो सीखोगे, जिसमें नीचे छुआछूत के अनेक रूप भी हैं। इसको एकदम विस्तार से बताते हैं, क्योंकि छुआछूत प्रथा छोटे टॉपिक से खत्म कर दे ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके लिए बहुत बड़ा समय चाहिए, करीबन 15 से 20 मिनट, लेकिन हम कोशिश करेंगे 5 मिनट में खत्म करने का। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।
इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, फीडबैक जरूर देना